जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पूरे प्रोबेबिलिटी में यदि बात किया जाए, ट्वेल्थ क्लास का जो प्रोबेबिलिटी है और जेई मेन एडवांस का जो सिलेबस है, इसमें ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब वो क्या क्या टॉपिक है, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये क्या चीज़ होता है, फिर एग्जॉस्टिव इवेंट, ये क्या चीज़ होता है, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ये जो टॉपिक है बेसिकली एक ऐसे इवेंट से रिलेटेड है जो बहुत सारे हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट दिया रहेगा, और तब कोई एक ऐसा इवेंट जो सारे में सारे के अकर होने से हो रहा होगा, उसका प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा। अब वो कैसे निकलता है और क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो आपको जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाली है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले जो इसका जो डेफिनेशन है, जो रिक्वायरमेंट है हम लोगों को, दैट इज रिक्वायरमेंट, आपको ज़रूरत पड़ने वाला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये क्या चीज़ होता है। देन एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, एग्जॉस्टिव, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, मतलब जो दोनों हो, एक्सक्लूसिव भी हो एंड एग्जॉस्टिव हो। क्योंकि ये जो थ्योरम है, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट मतलब एप्लीकेबल हैं, तो इन्हीं इवेंट्स के लिए मतलब एप्लीकेबल हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। यदि इसके डेफिनेशन की बात किया जाए, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आता है और इसका ये फिगर होता है। इस पे जो क्वेश्चन आता है, तो केवल क्वेश्चन बना लेना ही बहुत ही मतलब बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहना चाह रहा है, इसका क्या एस्पेक्ट्स है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब इसका विजुअलाइजेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो इसको हम समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले आप इसको देखिए, क्या लिखा हुआ है, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। हमारे पास कोई सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस इज रिलेटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा और उसका सैम्पल स्पेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसका मतलब जो आउटकम्स है, तो उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, दैट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स विल बी कॉल्ड एज सैम्पल स्पेस। Let S be the sample space and E1, E2, EN be the mutually exclusive and exhaustive event। भाई साहब, जो लोग ये बात को नहीं समझ पाएगा तो कैसे समझेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। कुछ लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर देगा, बोलेगा कि आंसर आ गया। भाई आंसर आ गया, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ये तो आप समझे ही नहीं। तो आपको इस मतलब इसका विजुअलाइजेशन करने के लिए, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको समझने के लिए आपको ये सारी बातें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि बोला गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, इस तरीके से। तो लेट एस बी द सैम्पल स्पेस, और ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इफ ए इज एनी इवेंट which occur with E1, E2 and so on En, then PA probability of A क्या होगा। तो ये चीज़ समझिए, इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है। लेट वी आर हैविंग एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का हमारे पास सैंपल स्पेस कुछ ना कुछ दिया रहेगा। सैंपल स्पेस जो कि ऐसे हैं, और बहुत सारे इवेंट हैं, E1 है, E2 है, E3 है एंड सो ऑन। लेकिन ये जो इवेंट हैं, दीज इवेंट्स En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि वो डिसज्वाइंट हो, दोनों में उसमें कॉमन कुछ नहीं हो।
यदि मैंने ये बोला कि ये एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज, ये दो बातें इम्प्लाइज करता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से दो बातें मतलब निकल के आती हैं। क्या क्या है वो दो बात? तो सबसे पहला कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दूसरा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि कोई भी दो सेट में कॉमन कुछ नहीं है, मतलब डिसजॉइंट सेट। तो आप ये बोल सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू इवेंट। तो हम ऐसे लिख देंगे ई आई इंटरसेक्शन ई जे। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपको फाई देगा। और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है, एग्जॉस्टिव मीन्स कि आप यूनियन, सारे का यूनियन लेंगे, यूनियन ऑफ ई आई मैंने लिख दिया, आई का वैल्यू 1 to n, तो ये आपको देगा सैंपल स्पेस। इसका मतलब ये हुआ कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 n, मतलब सबका यूनियन En तक, तो ये सैंपल स्पेस। जब आप यूनियन लेते हैं तो सभी का यूनियन लेना है, लेकिन जब आप डिसजॉइंट चेक करने जा रहे हैं तो पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए, दो का मतलब देखना है, जैसे E1 E2 फिर E2 E3 इस तरीके से। तो हमारे पास जो मतलब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इनके इवेंट्स इस तरीके से हैं कि वो डिसजॉइंट सेट है एंड सबको मिला देंगे तो सैंपल स्पेस। कहने का मतलब इसका फिगर कुछ वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। E1 जैसे ये E1 हुआ, दिस इज E1, ये हो गया E2, ये हो गया आपका E3 एंड सो ऑन दिस इज En। अब समझिएगा बात को, E1 ये सारा हुआ, E1 इधर वाला इतना सा बस हुआ, E1 ये वाला पोर्शन हुआ। यदि आप E2 की बात करेंगे, तो E2 आपका ये वाला पोर्शन हुआ। आप देखिए E1 और E2 में कुछ कॉमन नहीं है, चाहे E1 E3 में कुछ कॉमन नहीं है, या E2 E4 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, किसी में कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर जैसे E3, तो E3 इधर वाला हो गया, ये E3 हुआ। इस तरीके से सारे इवेंट हैं, सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अभी तक जो आपने फिगर बनाया था, मतलब इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। यदि अभी तक आपने जो फिगर देखा था तो कुछ इस तरीके से हम लोग फिगर बनाते थे। वेन डायग्राम जो बनाते थे हम लोग, जैसे सेट दिखाना है तो जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, इस तरीके से हम लोग बनाते थे ABC। लेकिन चूंकि इन्होंने बोला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिखाना होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यदि यहाँ से हमको निकालना होता तो हम फिगर कुछ ऐसा बनाते, ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए ABC म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये पूरा सैंपल स्पेस है। लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव क्यों नहीं है? एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि यदि हम इसको मिलाएंगे, सबका यूनियन लेंगे, तो सबका यूनियन क्या देगा? ये देगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। पूरा सैंपल स्पेस कहाँ मिला? सैंपल स्पेस तो ये पूरा है, पूरा मिलना चाहिए। इसीलिए ऐसा फिगर नहीं बनाते हैं, इस तरीके से हम लोग फिगर बनाते हैं कि ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये पूरा E2 हो गया, ये E3 हो गया, और यदि आप सबको मिलाएंगे तो ये पूरा आपको रेक्टेंगल दे देगा। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं समझ में आता है कि ये फोटो क्या चीज़ का दिया हुआ है। वो सोचता है कि ऐसे ही फोटो बना दिया है। अरे मेरे भाई, ये फोटो ऐसे नहीं बनाया हुआ है, इस फिगर का बहुत ही अपना इम्पोर्टेंट रोल है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इस बात पे ध्यान दीजिए। इनफैक्ट हम खुद ही 12th में जब थे तो हमको खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या कह रहा है। ये तो बाद में समझ में आया कि भाई इस फिगर का ये मतलब होता है। तो मतलब बहुत सारे बच्चे, और हो सकता है कि जो मतलब ऑलरेडी जो बच्चे जानते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट ये बात नहीं समझ पाता है कि इसमें प्रोबेबिलिटी में इस फिगर का क्या काम है। फार्मूला पुट करो, आ गया आंसर। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने देखा है। तो ये इस तरीके से मतलब ये हुआ। इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बेसिकली बताना चाह रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो आपको ऐसे बनाना है। ये बात तो हो गई। अब हमको क्या बोला जा रहा है? ए कोई अनदर इवेंट है, इफ ए इज एनी अदर इवेंट सच दैट विच अकर्स विथ E1 और E2 और E3 और En। मतलब ये जो इवेंट है, ये कोई अदर इवेंट है जो E1 हुआ होगा तो भी ए का कुछ ना कुछ हुआ होगा, या A2 हुआ होगा तो उसमें भी हो सकता है, या E3 हुआ होगा तो उसमें हुआ होगा। तो इस तरह से मतलब ए है।
अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमसे E1 का प्रोबेबिलिटी नहीं पूछेगा, हमको E2 का प्रोबेबिलिटी नहीं पूछेगा, आपसे E3 नहीं पूछेगा, आपसे ए का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। और ए कैसा है, ए देखिए कैसा है, ए कुछ इस तरीके से है, ए ऐसा है, ए दिस इज ए, ये आपका ए है। अब ये ए जो है देखिए, इसमें भी ए का कुछ ना कुछ पार्ट आया है भाई, इसमें भी कुछ ना कुछ पार्ट आया है, देखिए ये वाला पार्ट इसमें भी आया है, इसमें भी आया है ए का पार्ट, इसमें भी आया है ए का पार्ट, इधर मतलब जो भी रहेगा इसमें भी आया है ए का पार्ट। अब ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं तो ये क्या है, ए का और E1 के साथ इंटरसेक्शन, मतलब ए दिस इज ए इंटरसेक्शन E1। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये है आपको ए इंटरसेक्शन E2। इधर वाला जो आपको दिख रहा है दिस इज ए इंटरसेक्शन E3। मतलब जब E3 हुआ है तब ये हुआ है, तो जब E1 हुआ है, जब E1 हुआ है तो ए का पूरा पार्ट नहीं हुआ है, ए का कुछ हुआ है, ए पूरा नहीं हुआ, कंप्लीटली अकरेंस ऑफ ए नहीं है, बट ए का सम ऑफ द पार्ट। तो E1 के होने से ए हुआ कुछ, फिर E2 हुआ तो भी कुछ पार्ट हुआ, E3 हुआ तो भी ए का कुछ पार्ट हुआ। तो यदि इस तरीके से है तो आपसे बोला जा रहा है कि भैया ए का प्रोबेबिलिटी बताइए, मतलब ए कंप्लीट, तो ए का टोटल प्रोबेबिलिटी, चूंकि ए का कंबाइंड पूरा प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। हम केवल ऐसा, आपसे ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि ए का प्रोबेबिलिटी E1 के कारण बताइए। यदि ऐसा पूछता तब तो ये होता पी ए इंटर, मतलब पी ए, यदि ऐसा पूछता तो हम ये बोलते यदि ऐसा पूछता तो हम ये बोलते पी ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, E1 हुआ है तब ए का बताइए। तो हमसे ऐसा नहीं पूछा गया, हमसे बोला गया है कि पी ए का प्रोबेबिलिटी बताइए, पी ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। यही फिगर आपको यहाँ बना हुआ है, आप ध्यान से देखिए। तो ये पूरा E1, ये इधर वाला ये पूरा E1 हुआ, दिस इज E1, दिस इज ऑल अबाउट E1, ये E1 हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक E2 हुआ, इधर E3 है, एन सो है। और ये आपका इतना सा जो पोर्शन दिख रहा है ये आपको ए इंटरसेक्शन E1, यहाँ से यहाँ तक जो दिखा आपको ए इंटरसेक्शन E2, और ये जो दिख रहा है मतलब E3 के होने से ए का क्या हुआ, तो दैट इज ए इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये पूरा का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये जो पूरा आपका दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, चूंकि इसमें ए का टोटल मतलब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मतलब थोड़ा इसका थोड़ा इसका थोड़ा इसका सबको ऐड करके हमको बताना है पूरा कंबाइंड, तो इसीलिए इसका नाम हो गया लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बात समझ रहे होंगे आप। तो आइए इसको हम निकालेंगे कैसे, इस बात को समझते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। तो फिगर यही है जो मैंने ऑलरेडी मतलब यहाँ बना ही हुआ है, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यदि हमको ये निकालना है तो समझिएगा, हमसे पी ए निकालना है, तो पी ए यहाँ से आप बताइए कि यदि हमको ए पूछ रहा है तो ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, तो ए इक्वल टू क्या हुआ, ए इज क्या लिखेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो चूंकि सेट में लिखा हुआ है तो हम सेट के भाषा में बोलेंगे, तो सेट में प्लस नहीं बल्कि यूनियन होता है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 यूनियन एंड सो ऑन, यूनियन ए इंटरसेक्शन एन इवेंट तक जाएगा। यदि हमको, चूंकि यहाँ पर ये सारे के सारे आप देख सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब डिसजॉइंट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, उस केस में यदि ये एक्सक्लूसिव है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पी ए इंटरसेक्शन E1 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 जोड़ एंड सो ऑन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN, दिस इज एन। अब समझिएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप जानते होंगे, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आप देखे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता था, तो वहाँ होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड,
या नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप चाहे तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब इसमें कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जब का यूज करते थे, तो एक का प्रोबेबिलिटी जब लिखे तो दूसरा का लिखेंगे तो वहाँ पर कंडीशनल लग जाता था। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो वैसे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन लिखा मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई वन हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाइड बाय व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई टू हैज ऑलरेडी अकर्ड, एंड सो ऑन। इस तरह से चलते जाइए, लास्ट में आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई एन हैज ऑलरेडी अकर्ड। भाई मेरे, ये जो चीज़ इतना बड़ा सा देख रहे हैं, तो हम लोग नोटेशन का मतलब यहाँ पर कुछ फॉलो करेंगे साइन, ताकि आसान हो लिखने में समझने में। इतना बड़ा कौन लिखेगा बार बार। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, चूँकि सम के फॉर्म में लिखा हुआ है और सम को हम लोग समेसन से डिनोट करते हैं, सिग्मा का मतलब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा, या समेसन आप बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई आई हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये आई क्या है भैया, तो आई एक बार एक होगा, जब एक होगा तो ये वाला बात हो जाएगी। फिर जोड़, जब आई का वैल्यू 2 रखिएगा तो ये होगा। फिर जोड़ 3 रखिए, 1 2 3, तो आई का वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक, n तक। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज नोन एज लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब जब भी आपको टोटल प्रोबेबिलिटी की बात होगी तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये थ्योरम, मतलब इस थ्योरम का यूज करके, इस लॉ का यूज करके आप आगे का टॉपिक पढ़ सकते हैं। आपके बोर्ड में, मतलब 12th बोर्ड जो है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है बेज थ्योरम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बेज थ्योरम, बेज साहब का जो कॉन्सेप्ट था उसको समझने के लिए इसको आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी के सिलेबस में ये टॉपिक बहुत, मतलब इसका अलग से कोई एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है। जहाँ बेज थ्योरम है उसी में पहला क्वेश्चन इसका दे दिया है, बात खत्म। तो एक क्वेश्चन बना करके आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, उसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी के अलावा आपको, यदि आपका एक्सरसाइज, मतलब नेक्स्ट 3rd एक्सरसाइज होगा इसका प्रोबेबिलिटी का, जिसमें बेज थ्योरम दिया हुआ है 13.1 जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, 13.2 बात करेंगे एनसीईआरटी बुक की। एनसीईआरटी के बुक में आप देखेंगे तो चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी है, दिस इज प्रोबेबिलिटी। उसमें आपको जो एक्सरसाइज मिलने वाला है तो 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.1 जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, 13.2 मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और इसी में इंडिपेंडेंट इवेंट भी दिया हुआ है। 13.3 जो हो गया आपको बेज थ्योरम दिया हुआ है, बेज थ्योरम, एंड 13.4 रैंडम वेरिएबल मीन वेरिएंस और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई जब बेज थ्योरम आपको पढ़ना है, बेज थ्योरम आप तभी समझ सकते हैं जब आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आता है। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का सेपरेट से कुछ रहना चाहिए ना, या नहीं तो एक ही एक्सरसाइज में दे रहे हैं तो देना चाहिए 10-20 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मुश्किल से दिया हुआ है, वो भी मतलब क्वेश्चन नंबर 1, और पता नहीं क्या सोच करके उसमें क्वेश्चन नहीं दिए हैं। देना चाहिए था ताकि ये समझ पाएंगे। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई एक रेफरेंस बुक आप ले लीजिए मार्केट से, कोई भी, आर एस वाल हो, आर डी शर्मा हो, टुगेदर विथ हो, जो आपको पसंद आए। और हमसे पूछेंगे तो आर डी शर्मा सर का बुक मतलब बहुत ही बेहतर है, उसमें दिया हुआ है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन, ये पूरा एक्सरसाइज ही एक अलग से दिया हुआ है। तो आई एम रियली बिग फैन ऑफ आर डी शर्मा सर। तो ये बात हो गई, तो आप उसको बनाइए। तो ये अभी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बेज थ्योरम का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.3 बनाने से पहले आपको ये एक्सरसाइज जरूर 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 बना लेना चाहिए, यदि आप बेहतर सीखना चाह रहे हैं तो। नहीं तो कोई बात ही नहीं है, तब तो कैसे भी बना लीजिए, नहीं भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो ये बातें हो गई कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी।
कि मतलब क्या फार्मूला है, तो आपके पास एन इवेंट तक, तो भैया एन इवेंट तक आएगा तो ऐसा थोड़ी ना कि 50 या 100 200 इवेंट दे देगा। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन आएगा या बुक में ही जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मुश्किल से 2 इवेंट 3 इवेंट 4 इवेंट हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 3, फ्रीक्वेंटली मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको 3 तक आता है, 2 3 4 भी बहुत कम ही आता है, 5 की तो बात ही नहीं है, तो 3 तक। तो यदि हमारे पास 3 ही, दो दो के लिए लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, 3 के लिए लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो आइए उसको मतलब एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं, ये तो हो गया मतलब इन जनरल ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इन जनरल। तो हम लोग नेक्स्ट यदि बात किया जाए, ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, अभी ये आप चाहे तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आपको मतलब ये फार्मूला बार बार याद नहीं रहता है, तो इसको आप दूसरे तरीका से समझ सकते हैं। मतलब इसको कैसे याद रखें ये ज़रा समझिए। इसी चीज़ को मतलब आप ऐसे समझिए कि आपके पास ये कोई दिया हुआ है E1, जैसे ये E1 है, एक इवेंट आपके पास E1 है, एक E2 है, एक E3 है, एक E4 है, इस तरह से बहुत सारे इवेंट मतलब En है, मतलब E1 E2 E3 E4 En इतने सारे इवेंट है। अब समझिए हमारे पास कोई एक मतलब इवेंट था ये A, अब ये जो A है तो E1 के कारण भी हुआ है, E1 हुआ है तो भी हुआ है, E2 हुआ है तो भी हुआ है, भैया E3 हुआ है तो भी हुआ है, E4 है तो भी हो रहा है, फिर इस तरीके से En है तो भी हो रहा है। तो ये सारे जो हैं आपके, ये सारे जो हैं दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट दिया हुआ था, और एक कोई ऐसा इवेंट है जो सबके कारण मतलब हो रहा है, आइदर E1 और E2 और E3 एंड जो भी। आपसे पूछा जा रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए क्या होता है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबका आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 निकालिए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ En निकालिए। सबका इंडिविजुअल निकाल लेना है। दूसरी बात आपको क्या करना है, सबका कंडीशनल निकालिए, मतलब ए का E1 के कारण, ए का E2 के कारण। तो ये चीज़ आप यहाँ वेन डायग्राम में आप दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, इस तरीके से लिखते जाइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन En हैज ऑलरेडी अकर्ड। मेरी बात को ध्यान से समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। अभी जो आपने फार्मूला देखा था तो ये कुछ इस तरीके से था, ये है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। अब सवाल यह है कि ये फार्मूला आप याद कैसे रखेंगे, क्योंकि भूल जाते हैं लोग। ये तो डेरिवेशन मैंने बता दिया, फार्मूला तो ये हुआ, मतलब मेन फार्मूला ये हुआ, आप ऐसे याद रखें या नहीं तो यहाँ से यहाँ तक का ये बात याद रखें। अब ये याद कैसे रहेगा, क्या प्रोसेस है, तो उसी को हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास ये E1 E2 E3 है, तो आपको ये डायग्राम बना देना है। ये डायग्राम बन गया, आपको मतलब रटना भी नहीं पड़ेगा, आप आसानी से लिख लेंगे, मतलब नहीं भी आप याद हैं तो ये बातें हो गई। दूसरी बात ये ए है। अब करना क्या है, सबका आप इस तरीके से फिगर जब बन जाएगा तो सबका इंडिविजुअली जो जो प्रोबेबिलिटी है वो लिख लेना है। फिर सबका कंडीशनल, मतलब ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E1 के कारण, E2 के कारण, E3 के कारण, तो ये आपको लिख लेना है। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखिए कैसे लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। जोड़, अब क्या करना है, जोड़ देना है। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन मतलब ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। फिर अगेन ऐड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड सो ऑन। इस तरह से करते जाइए। लास्ट में जो भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ En मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन En हैज ऑलरेडी अकर्ड। मेरी बात को समझिएगा, आपको इंडिविजुअली निकाल लेना है, इधर कंडीशनल निकाल लेना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए और फिर जोड़ते जाइए। दोनों को मल्टीप्लाई जोड़, दोनों को मल्टीप्लाई जोड़, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो अभी एन इवेंट के लिए हो रहा है, इन जनरल बात हो रही है। फार्मूला बनता है तो जनरल केस लेकर के बनाया जाता है, लेकिन यदि हमको पार्टिकुलरली 2 या 3 के लिए लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, तो इसको समझ लेते हैं। यदि 2 या 3 के लिए, सपोज हमारे पास 4 2 इवेंट्स,
और 2 इवेंट्स हमारे पास E1 है, E2 है। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे लगाएंगे ये ज़रा समझ लीजिए, मतलब इसका डायग्राम कैसे बनाना है। तो आपको E1 लिखना है, E2 लिखना है, और समझना है कि E1 के कारण भी A हो रहा है और E2 हुआ तो भी A हुआ है। ये सब आपको दिया रहेगा, E1 किसको मानना है, E2 किसको मानना है, ये पता चलेगा, क्वेश्चन से पता चलेगा। लेकिन अभी आप समझिए कि इवेंट हमारे पास दिया रहेगा, तो E1 और A कोई इवेंट होगा तो E1 के कारण हुआ, फिर E2 के कारण हुआ। ये डायग्राम आपको इनफैक्ट बनाना चाहिए, एग्जाम हॉल में भी बनाना चाहिए। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, तो सबका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, PE1 PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिख लिया। फिर कंडीशनल लिख लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। जब आपको ये चीज़ हो गया तब आपको करना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A पूछेगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जोड़िए। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने आता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन, सॉरी अपॉन तो नहीं बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इस तरीके से आप लगाते हैं। वही चीज़ यदि मान लीजिए 3 इवेंट, सपोज इसके जगह 3 इवेंट होता, सपोज फॉर 3 इवेंट्स 3 इवेंट्स होता, तब कैसे लगाते भैया, तो ये E1 होता, ये E2 ऐसे बनाना पड़ता, बनाते हैं फिगर ऐसे बनाना चाहिए, E1 E2 E3, और अब आपको ये कोई इवेंट ए दिया रहेगा, एक क्या होगा वो सब बाद में पता चलेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालना है। जब आपका ये काम हो जाएगा तो सबका मतलब ए का कंडीशनल निकालिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज ऑलरेडी अकर्ड। जब ये काम हो जाएगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना है। तो क्या लिखेंगे भैया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब ये सब निकलेगा कैसे, ये क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या मीनिंग है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे फार्मूला होता है, तो वो चीज़ मैंने अभी डिस्कस किया। क्वेश्चन जब बताएंगे तो उस समय केवल फार्मूला बताएंगे, उस समय ये बात सब थोड़ी ना बताएंगे, सीधा बोलेंगे कि हाँ मैंने ये तो बता दिया, आप वहाँ से रेफर कर लीजिए, तो बात खत्म। तो ये बातें हो गई आपकी, मतलब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। आप बुक में देखेंगे तो बुक में ये भी नोटेशन रहता है, किसी किसी बुक में ये भी नोटेशन रहता है, मतलब ये जो फिगर का जो क्राइटेरिया है तो ऐसा भी फिगर ड्रॉ किया रहता है। ये भी वही फिगर है जो ये फिगर बताना चाह रहा है। देखेंगे आप, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर ये ऐसे क्यों बना है, ये पूरा क्या हुआ E1, ये पूरा क्या हुआ E2, ये पूरा क्या हुआ E3, इस तरीके से। और फिर E1, फिर आप इस तरह से E4 E5 ये EN तक लेते जाइए। जब ये पूरा हो जाएगा और एक कोई इवेंट है जो सबके होने से हो रहा है, मतलब E1 हुआ तो भी इसका कुछ पार्ट हुआ, E2 हुआ तो भी कुछ पार्ट हुआ, ये हुआ तो भी फिर ये, मतलब और भी तो आगे बहुत सारा है। तो सबको यदि हम मिला देंगे तो पूछ रहे हैं कि ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ये फिगर एग्जैक्टली वही रिप्रेजेंट कर रहा है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गई बात। तो यहाँ पर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आपको मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है बेज थ्योरम में आने वाला है। बेज थ्योरम का क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको ये क्वेश्चन बनेगा, इसका कॉन्सेप्ट पता रहेगा, क्योंकि बेज थ्योरम में प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना रहता है, उसी से डिवाइड करना रहता है। तो ये आपको ज़रूर समझ में आना चाहिए, बनेगा तो ही आप वो बना सकते हैं। तो हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।